सोचो एक कॉफिन खुली और उसमें से एक डॉल निकली। डॉल ऐसी मतलब सिल्वर हेयर्स और एकदम रियलिस्टिक हो कि लगे अभी जिंदा हो जाए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। ये है चैप्टर 8 जिसका नाम है द सन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डॉल इतनी ज़्यादा डेलिकेट थी कि डंकन पहली नज़र में समझ नहीं पाया कि ये इंसान है या डॉल है। उसे लगा जैसे कि डॉल अभी अभी रिस्पॉन्स करेगी और उठ कर उसके ऊपर हमला करेगी, लेकिन ये सिर्फ उसका इल्यूजन था। डॉल बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव थी, ना हिल रही थी, ना कोई रिएक्शन दे रही थी। डंकन ने काफ़ी देर तक केयरफुली उसको देखा। फाइनली उसने डिसाइड किया कि ये एक डॉल ही है और ये कुछ उसके ऊपर अटैक नहीं करने वाली। फिर डंकन ने गोट हेड की तरफ देखा और उससे पूछा, इस सिचुएशन के बारे में तो कुछ सोचता है, कुछ पता है तुझे? तो गोट हेड ने तुरंत जवाब दिया, ये कोई इंपॉर्टेंट कार्गो लगता है जो पहली वाली शिप ने स्कॉट करने की कोशिश कर रहा था। इस बॉक्स के ऊपर जो गॉड्स के सिंबल बने हुए हैं ना, तो इससे यही पता चलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, और जिसमें पिन्स लगे हुए हैं ना, जैसे ऐसे पिन से बांध कर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ही जाती है शिप में। उसने आगे कहा कि बाउंडलेस सी में जो ये सील्ड चीज़ें होती है ना ट्रांसपोर्ट करने वाली, बहुत रिस्की होता है। इसका मतलब है शिप से या कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जा रहा होगा या इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड होगा। इस काम के लिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। तो जो शिप थी ना, वो भी कोई नॉर्मल शिप नहीं रही होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी ही उसका कैप्टन रहा होगा। सो सील्ड सुनते ही डंकन की आंखें थोड़ी भाई ट्विच हुई कि क्या मतलब सील्ड, इतना बड़े बात है क्या? तो उसने फिर सोचा, अगर ये कॉफिन पहले से सील्ड थी, मैंने इसकी खोला नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो था और जिसने इसे ओपन किया। कोटेड ने फिर कामली बोला कि नॉर्मल और वीक लोगों के लिए डेंजरस होता होगा, लेकिन आपके लिए कैप्टन, अगर ये चीज़ सील्ड भी थी तो क्या है आपके लिए? तो मजाक सही, क्या ही डेंजरस है आपके लिए? ये सुनकर डंकन बिल्कुल चुप हो गया ये, और उसे जवाब से एकदम अजीब सा लगा। भाई एक क्रीपी कॉफिन से ज़्यादा खतरनाक वो खुद है। और सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई क्योंकि बात बोलने वाला एक है और स्पूकी गोट हेड था। तो उसकी मतलब अंदर से एकदम डर सा माहौल हो गया उसके अंदर। दिल में एकदम गहरी सांस लेता है वो। डंकन सोचने लगता है कि अभी क्या करना है भाई, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं उसके अंदर, उसके पास इस जगह का। तो उसने एक बार फिर लास्ट टाइम डॉल को देखा और उसके अंदर एक हेजिटेशन भी आई, लेकिन लगा भाई कि इस डेंजरस चीज़ से दूर ही रहना सही रहेगा। तो उसने बोला कि इसको फेंक दो, समंदर में फेंक दो। और ये जो हेजिटेशन थी ना, वो इसलिए नहीं थी कि डॉल बहुत सुंदर थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रियल लग रही थी, बिल्कुल स्नो वाइट की स्टोरी वाली स्लीपिंग ब्यूटी जैसे लग रही थी। सो इसी वजह से उसको लगा कि भाई इसे फेंकें कि नहीं फेंकें, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट भी कर रहा था डंकन। ऐसी चीज़ के साथ कौन ऐसा कर सकता है भाई? उसको बार बार उसके अंदर ये थॉट चल रहा था, लेकिन हेजिटेशन धीरे धीरे डंकन को डिसीजन लेने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने लग गई। और एक रैशनल और कॉशियस इंसान था, तो उसने तुरंत यही सोचा कि भाई अपने पास कोई भी पॉसिबल डेंजर नहीं रखना है, स्पेशली इस दुनिया में जहाँ उसे कुछ पता ही नहीं, सब कुछ अननेचुरल है, स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं। ये साला बकरी का शर्म से बात कर रहा है, तो क्या पता ये डॉल भी तो नई स्ट्रेंज चीज़ों से लगी हो और एकदम कुछ हो जाए। उसके पास पहले ही बहुत कुछ रैंडम हो रहा है। वो मैप का याद आता है कि मैप भी हिल रहा होता है, मतलब सब कुछ तो रैंडम ही हो रहा है जब से इस दुनिया में आया है उसने। तो एक और एनोमली उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको वो सोचता है कि इसको फेंको। और डंकन ने फिर कॉफिन का लीड ओपन किया और उस देखा फिर कुछ और तो नहीं है, फिर तुरंत उसे बंद कर दिया। फिर उसने एक हैमर ढूंढा और लीड में नेल्स टाइट कर दिए ताकि कोई रिस्क ना रहे। फाइनली उसने डॉल को वाली कॉफिन को डेक एस तक लेके गया और ढकेल दिया। तब गोट हेड ने उससे अपना दिमाग में बोला, कैप्टन आप अपना लूट जैसा चाहो डिस्पोज कर सकते हो, मालूम कुछ भी डिस्पोज कर दो, लेकिन मैं एक रिस्पेक्टफुल सजेशन देना चाहता हूँ। आप थोड़ा ज़्यादा कॉशियस हो रहे हो। वेनिस ने काफ़ी टाइम से अपना ट्रेजर में कोई नया लूट ऐड ही नहीं किया है। वो अंदर में बोलता है, चुप कर। डंकन ने सीधा उसे कट ऑफ कर दिया। उसने कॉफिन को ज़ोर से किक मारा है। हैवी बॉक्स डेक के एज पर थोड़ा सा लड़खड़ाया और फिर सीधा समुंदर में गिर गया। समुंदर अब वापस अपने नॉर्मल डल ब्लू कलर में आ चुका था। कॉफिन गिरते ही बड़ा सा स्प्लैश हुआ। डंकन अभी भी फुल्ली रिलीव नहीं हुआ था। उसने तब तक देखा जब तक वो बॉक्स नज़रों से पूरी तरीके से गायब नहीं हो गया। तब जाकर उसने गहरी सांस ली। फिर उसने आसपास देखा। उसने नोटिस किया फॉग काफ़ी तक हट चुका है भाई। इसका मतलब था कि वेनिस ने स्पिरिट वर्ल्ड से खुद को अलग कर लिया था और वापस रियल वर्ल्ड में आ चुका है। डंकन ने तुरंत स्टीम शिप को ढूंढा और शुरू करते इधर उधर उसने सर्च किया कि कहाँ है भाई, स्टीम शिप कहाँ पे है। उसके हिसाब से दोनों शिप मिले हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी। इसका मतलब स्टीम शिप अभी भी आजू बाजू ही होगी। तो लेकिन उसके
कुछ भी नहीं दिख रहा था, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था, सब कुछ फेडेड था, शैडोज़ में थे। क्या ये भी एक स्ट्रेंज सी की वजह से हो रहा है, ये सोचता है वो, या फिर उस सो कॉल्ड स्पिरिट वर्ल्ड की वजह से है, उसके रिलेटेड है। डंकन ने ये बात अपने दिल में सोची थी और इसका डंकन को फिर से ध्यान है एक और चीज़। डंकन ऊपर ध्यान से देखता है और ध्यान देता है कि क्लाउड्स अभी पूरी तरीके से हटे नहीं, लेकिन बीच में एक रोशनी आ रही होती है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, सूरज। डंकन ने रिपीट किया, उसकी आंखों में एक डिसबिलीफ साफ दिखाई दे रहा था। वो उस गोल्डन ऑर्ब को घूरने लगता है और उसके आसपास घूमती हुई र्यून फील्ड रिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा होता है। ये बिल्कुल भी उस सूरज की तरह नहीं है जो उसकी पुरानी दुनिया में थी। ना उसमें वो वार्म था, ना वो फेमिलियर फीलिंग थी। इस दुनिया का सूरज हमेशा ऐसा ही था क्या? उसने गोट हेड से पूछा। डंकन ने फिर से चिल्ला के पूछा। गोट हेड ने नहीं सुना तो उसने फिर से चिल्ला के पूछा, क्या ऐसा ही है सूरज? तो गोट हेड ने फिर कामली जवाब दिया, ये सूरज बहुत पहले से ही ऐसा है। इस पर लगे हुए जो र्यून्स हैं किसी एशियन पावर की निशानी है। डंकन का दिल एकदम हल्का सा हैवी हो गया। उसने महसूस किया ये दुनिया इतनी ज़्यादा सामने आ रही है, उतना ही ज़्यादा अननोन और डिस्टर्बिंग होती जा रही है। उसने एक गहरी सांस ली और फिर नज़र वापस समुंदर पर डाली, लेकिन उस गोल्डन सन का रिफ्लेक्शन अब भी पानी पर साफ दिखाई दे रहा था, एक कैदी सूरज। डंकन ने धीरे से सोचा और एक स्ट्रेंज समुंदर, एक शिप जो स्पिरिट वर्ल्ड में आती जाती है, उस पल उसे पूरी तरह समझ आ गया कि वो अब सिर्फ किसी अनजानी जगह पर नहीं था, बल्कि एक ऐसी रियलिटी पर फंस चुका था जहाँ हर चीज़ उसकी पुरानी सोच से बिल्कुल परे थी। और ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गिव योर फीडबैक इफ़ यू आर मीन्स अभी तक सुन रहे हो तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।